मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो डिटेल में समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स में जो कलर आता है कैसे आता है और क्यों आता है। तो होता क्या है बेटा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कलर आने का कारण या तो डी ट्रांजिशन होता है और या तो चार्ज ट्रांसफ़र होता है। दो कारणों से जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनमें कलर आता है, उसमें कलर आता है। ठीक है, तो उनके विषय में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये हमारी बेटा 7वीं फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ colored ions। होता क्या है बेटा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं तो जब उनका पर्टिकुलर आयन कलर शो करेगा तो कंपाउंड का भी कलर शो होगा। ठीक है, अब उसके लिए हम बात कर लेते हैं। होता क्या है बेटा कि कलर जो आता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उसके कारण होते हैं दो कारण क्या होते हैं। एक कारण होता है डी ट्रांजिशन और एक होता है बेटा चार्ज ट्रांसफर। तो डी ट्रांजिशन उनमें होता है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो चलो हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मान लो बेटा ये कोई एक डी ऑर्बिटल है, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इस डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल्स में यानी डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो इस डी सबसेल में जो 5 आपके ऑर्बिटल्स हैं ये 2 टाइप के सेट में अरेंज हैं। पहले सेट का नाम आप रख लो T2G और दूसरे का नाम रख लो आप EG। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि डी सबसेल के अंदर जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स 2 सेट में डिवाइड होते हैं। एक सेट का नाम होता है T2G और दूसरे सेट का नाम होता है EG। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अपने आप ये दो भागों में टूट जाता है, ऐसा नहीं है। इसके कारण क्या होता है, जब इस एक डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल को स्प्लिट करना होता है तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कम से कम एक लिगेंड होना जरूरी है, यानी विदाउट लिगेंड स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। क्या हमने बोला कि विदाउट लिगेंड स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। कहानी समझ में आ गई? तो चलो बेटा हम इसके आगे पूरी बात कर लेते हैं। तो पहले तो हम समझ लेते हैं रीजन फॉर कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या रीजन होता है जिसके कारण कलर आता है? तो पहला रीजन होता है डी ट्रांजिशन
और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर। ठीक है बेटा, चार्ज ट्रांसफर का हमेशा मतलब क्या होता है, लीगेंड टू सेंट्रल मेटल, लीगेंड टू सेंट्रल मेटल। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग डी ट्रांजिशन की बात कर लेते हैं। यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डी ट्रांजिशन है। ठीक है, तो अब हम इतने देर ये सारी कहानी पढ़ने के बाद हमको ये तो समझ में आ गया कि भैया किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर आने का कारण होता है डी ट्रांजिशन, ठीक, या चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, होता क्या है कि मान लीजिए उस मॉलिक्यूल या उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कोई लीगेंड ना हो, तो जब लीगेंड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि वो रिएक्टेंट में किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था और वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो वो मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा। तो हम चार्ज ट्रांसफर के आधार पे देखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डी ट्रांजिशन। अच्छा, डी ट्रांजिशन होने के लिए भी दो बातें जरूरी हैं। क्या जरूरी है, कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स के पास कम से कम एक लीगेंड होना आवश्यक है। ठीक है, तो पहले बात क्या है, एट लीस्ट वन लीगेंड शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, कम से कम एक लीगेंड उस कॉम्प्लेक्स के पास होना चाहिए। एट लीस्ट वन लीगेंड शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात होगी, तो सेंट्रल मेटल के पास होगी, है ना। तो सेंट्रल मेटल कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये सब चाहिए है, ये सब शुड है इस बात को समझिएगा, है ना। सेंट्रल मेटल, है ना, कंटेन एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब जितने भी कुछ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो कम से कम सेंट्रल मेटल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। बात को सब समझते चलो। अच्छा, अब हम लोग डी ट्रांजिशन की बात थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सॉरी बेटा, मौज में पढ़ना बेटा, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, अब देखो यही पूरी कहानी हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखो, हमने अभी आपको समझाया लीगेंट नहीं होगा तो स्प्लिटिंग नहीं होगा। क्या हमने बोला, लीगेंट नहीं होगा तो स्प्लिटिंग नहीं होगा, और जब स्प्लिटिंग नहीं होगा तो T2G और EG ऑर्बिटल के दो सेट अलग नहीं होंगे। यदि दो सेट अलग नहीं होंगे तो D से D में ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का होगा नहीं। अभी सब समझा रहे हैं बेटा। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो ये एक आपका डी सबसेल है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब क्या हुआ, यहां पे आया लीगेंड। कौन आया, लीगेंड। लीगेंड ने किया क्या, स्प्लिटिंग। लीगेंड ने क्या किया, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि डी सबसेल को स्प्लिट करेगा। ठीक है,
तो डी सबसेल दो भागों में स्प्लिट हो जाएगा। एक सेट का नाम हो जाएगा Eg और एक सेट का नाम हो जाएगा T2G। ठीक है, ये T2G सेट है और ये Eg सेट है। बताओ बेटा, इतना सबको समझ में आया? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ठीक है। अच्छा, जैसे किसी भी एक सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम एनर्जी लेवल के होते हैं, तो ये पांचों डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो डी जनरेटिंग ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब जब ये दो सेटों में टूटा तो T2G में 3 ऑर्बिटल हैं और ये भी तीनों कैसे हैं? एक एनर्जी लेवल वाले, यानी तीनों डी जनरेटिंग ऑर्बिटल्स हैं। Eg के पास 2 ऑर्बिटल हैं, दोनों सेम एनर्जी के हैं, इसका मतलब वो भी डी जनरेटिंग ऑर्बिटल्स हैं। कहानी समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, बहुत अच्छे समझिएगा। उसके बाद क्या हुआ, इन ऑर्बिटल्स ने, अब इन ऑर्बिटल्स में की बात मैं किसकी कर रहा हूं? इसकी बात कर रहा हूं। इसने क्या किया? एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। मतलब कोई ऐसा एनर्जी सोर्स होना चाहिए जिससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। अब एक यहाँ पे बहुत अच्छी बात है जो सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझना है। जब तक ये सब नहीं समझोगे बेटा मज़ा नहीं आएगा। अब देखो, अच्छा, हमारे ये जो लाइट की बात कर रही है, जिसकी एनर्जी, देखो बेटा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? ये जो T2G सेट के में, T2G सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ क्या मैं कह रहा हूं? ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की बात हो रही वो कहां हो रही? क्योंकि T2G लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं और Eg हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा, एनर्जी को एब्जॉर्ब ऑर्बिटल नहीं करेंगे, ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। आपको समझिएगा। तो चलो बेटा, इसका मतलब क्या है? हमने मान लिया कि यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मान रहा हूं, है ना? मैंने मान लिया यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने, क्योंकि ये लो एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, ये हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, तो इस लो एनर्जी ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसने सन से एनर्जी एब्जॉर्ब की। लेकिन यहां पे एक बहुत बहुत अच्छी बात होती है। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कोई और लाइट करेगा, समझ में आ गया? रिफ्लेक्ट कोई और लाइट करेगा। इसका मतलब क्या है? अब यहां पे जादू है, समझिएगा। देखो बेटा, होता क्या है, हम आपको बता रहे हैं विजिबल रीजन। ठीक है, विजिबल रीजन हमारा क्या होता है बेटा? VI BG YOR, यही तो होता है हमारा विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन का रेंज कितना होता है? 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। ये थोड़ा सा वेरी करता है, तो ज़्यादा पूरा ज्ञान इसी में न लगा देना, है ना? ठीक है, ये अप्रॉक्स है, आप थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। कभी कभी यहाँ से 37 लिख देता है, और कभी कभी यदि उसको और अप्रॉक्सीमेट करना होता है तो वो यहाँ 4000 से मान लेता है, तो ये कोई बात नहीं। ठीक है, अब 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में हमारा VI BG YOR, ये हमारे 7 कलर हैं। ठीक है, जैसे हमारा वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ठीक हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया,
येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। यानी ये हमारे सारे कलर, जितने भी हमारे VIBGYUR 7 कलर हैं, ये हमारे 3800 एंगस्ट्राम से लेकर 3800 एंगस्ट्राम टू 7600 एंगस्ट्राम के बीच में सारे कलर होते हैं। ठीक है, ये इनकी हमने वेवलेंथ लिख रखी है। अब क्या होगा, अब देखो, मान लो सारे रेडिएशन एक साथ आएंगे, सातों कलर एक साथ आएंगे। इन सातों कलर में कोई एक कलर होगा जिसको ये इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा। जैसे मान लो 7 में से उसने इंडिगो को एब्जॉर्व कर लिया। इंडिगो की वेवलेंथ की एनर्जी, अब देखो यहां पे वेवलेंथ की बात चले या फ्रीक्वेंसी की बात चले या एनर्जी की बात चले, सब आपस में, ठीक है, या इसको E बराबर h न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, ठीक, और ये वेवलेंथ है। ठीक, किसी की भी बात चले, हम कभी वेवलेंथ बोलें तो ये समझिएगा, फ्रीक्वेंसी बोलें ये समझिएगा, एनर्जी बोलें ये समझिएगा। जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये इन फार्मूले से आपको पता है। अब क्या हुआ, मान लो कि इलेक्ट्रॉन ने, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने इन सातों कलर में से किसी एक कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, तो बाकी के 6 कलर क्या होंगे बेटा, ये क्या होंगे, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मतलब अब समझो, जैसे 7 रुपए में से 1 रुपए किसी ने अपनी आवश्यकता के लिए ले लिए तो 6 रुपए वापस हो जाएंगे या रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आप समझो उस बात को, कहानी समझ में आ गया। तो जैसे 7 कलर में से एक पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब किया। अच्छा, इसने वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब क्या है कि इसने क्या किया। अब ऐसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप नहीं बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ने पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, क्या नहीं बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन ने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, क्या नहीं बोल सकते हो, आराम से बोल सकते हो। कहानी समझ में आ गया। तो देखो क्या हुआ कि जैसे मान लो इनमें से एक कलर को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, एक कलर की वेवलेंथ की एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया और ये ऐसे घूमता 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 यहां चला गया। बताओ कहां चला गया, यहां चला गया। जब इसके पास एनर्जी आ गई तो क्या ये यहां से यहां नहीं जा सकता है, चला जाएगा। यानी लो एनर्जी ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसने पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, या देखो यहां पे बात समझना, हम बोल रहे पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी या हम बोले पर्टिकुलर वेवलेंथ, सब एक ही बातें हैं। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, तो ये सब को रिलेटेड बातें हैं एक दूसरे से। कहानी समझ में आ गया। इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में पहुंच गया। तो देखो बेटा, ये भी T2G ही तो एक D सब सेल का ही है और Eg भी कहाँ का है, D सब सेल का ही एक पार्ट है। तो ये भी D सब सेल ही है, ये भी D सब सेल है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, D2D। इसे बोलते हैं बेटा DD ट्रांजिशन। इसे क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन। ठीक है, अब यहां पे आगे लिख लेंगे रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इम्पार्ट कलर टू कॉम्प्लेक्स। यानी जो रिफ्लेक्ट कलर होगा, यानी जो रिफ्लेक्ट रेडिएशन होगा, उसी के कारण उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर आएगा। कहानी समझ में आ गया। देखो एक चीज होती है इलेक्ट्रॉन ने क्या एब्जॉर्ब किया और हमको दिखा क्या,
समझ में आ गया? जो कलर हम देख के बताते हैं, नीला, पीला, गुलाबी, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं, या ये जितने रेडिएशंस यानी रिफ्लेक्टेड रिजेक्टेड रेडिएशंस होते हैं, उन रिजेक्टेड रेडिएशंस को ही हम कलर के रूप में देखते हैं। बेटा अब समझ में आ गई होगी बात, कहानी समझ में आ गया? इम्पार्ट कलर टू द कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स को जो कलर देता है वो कौन देता है? रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। यहां पे देखो, जैसे एक उसने इंडिगो ले लिया, इंडिगो की वेवलेंथ इस पर्टिकुलर एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है? तो यहां पे 6 कलर बचे, यही इनका रिफ्लेक्टेड रेडिएशन हुआ। बताओ बेटा, सबको समझ में आया? ठीक है। अब बच्चों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा? यहां पे एक और हम बात समझना चाहेंगे। देखो यहां पे एक चीज और समझ लें, स्टार लगा के सारे बच्चे इसको समझेंगे। देखो बेटा, जितनी ज्यादा लिगेंड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, ठीक है? यानी हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्प्लिटिंग। ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो उसका स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, और जिसका स्प्लिटिंग ज्यादा होगा उसका डेल नॉट ज्यादा होगा, और जिसका डेल नॉट ज्यादा होगा उसका लेम्डा कम होगा। हकीकत में ये है क्या? ये एनर्जी है। जैसे आप E बराबर mc² आप पढ़ते हो, सॉरी E बराबर hc बाई लेमडा पढ़ते हो, तो जो E है वो एनर्जी है और वही डेल नॉट है, ठीक है? यदि डेल नॉट स्प्लिटिंग ज़्यादा, डेल नॉट डेल्टा नॉट कैसा है? ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है? उसका वेवलेंथ कम होगा भाई, कम, ठीक है? चलो यहां पे हम एक दो सवाल कर लेते हैं, सवाल अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इससे बनेंगे बेटा, सारे बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। क्या है उसको समझें। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये इस तरफ हम लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स और इस तरफ हम लिख देते हैं एब्जॉर्ब्ड कलर। देखो बेटा, हमने एब्जॉर्ब्ड कलर बोला है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर नहीं बोला है। एब्जॉर्ब्ड कलर वो होता है जो वो मेटल आयन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जो हमें दिखती है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो यहां हम दिखने वाले कलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस कॉम्प्लेक्स के अंदर का जो मेटल है उसने कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। समझे प्रभु? ठीक है, चलो हम ले लेते हैं, जैसे हमने A और B दो ले लिया, जैसे हम ले लिया MCN6 और एक ले लिया MBr6, ये दोनों ले लिया, ठीक है। Cl ले लो आप, ठीक। अब एक का एब्जॉर्ब कलर हमने लिख दिया इसका रेड और इसका हमने लिख दिया बेटा मान लो ग्रीन। ग्रीन लिख दिया या रेड इसका लिख ही दिया, मान लो इसका हमने लिख दिया ब्लू। कैसा लिख दिया? ब्लू, ठीक है। अब आपको अब ऐसा सवाल आएगा, मान लो इसमें और ज्यादा थोड़े से एक दो एग्जाम्पल और रहेंगे, 3-4 एग्जाम्पल रहेंगे और आपको मैच करना रहेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर होगा। इधर ये कॉम्प्लेक्स हैं या ऐसे कलर हैं,
ऐसे मैच करने को नहीं आते हैं। चलो अच्छा मान लो, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये आपका कौन सा लिगेंड है? ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये आपका कैसा है? ये आपका वीक लिगेंड है। ठीक है, यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसका मतलब क्या होगा? उसका डेल नॉट ज़्यादा होगा, उसका लेमडा कम होगा। बात पकड़ में आ रही? अच्छा ये कैसे? जैसे VIBGYOR, जैसे हम इधर से इधर को चलते हैं बेटा, लेमडा क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, इसका मतलब ब्लू से ज़्यादा रेड का लेमडा है। पक्की बात? यानी ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो डेल्टा नॉट ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये कम वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा। तो बताओ ब्लू और रेड में किसका वेवलेंथ कम होता है? ब्लू का, यानी इसके हिसाब से इसका ये होगा। अब देखो ये कैसा है? वीक लिगेंड, वीक लिगेंड है, इसका मतलब स्प्लिटिंग कमजोर हो जाएगी, इसका मतलब है ये कमजोर हो जाएगा और लेमडा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब यानी ये बढ़ी हुई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब ये होगा। बताओ कहानी समझ में आ गई? चलो अब एक अगला और सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं। ऐसे सवाल आते हैं ये गंभीर वाले सवाल हैं, ये मौज वाले सवाल बेटा नहीं है। इस पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि जब आप जिसको बोलते हो आप टफ पेपर आ गया, जब उस तरीके का पेपर आएगा तो ऐसा सवाल आएगा, अन्यथा बस वही चूरन चटनी वाले सवाल आएंगे। अब हमने कहा कि Zn H2O होल 6, अरे होल 6 न करो तो इसको होल 4 कर लो। हमने कहा इस कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होगा? आप आए और तुरंत हमको समझाने लगे, ठीक है, कि स्प्लिटिंग होता है, डी ट्रांजिशन होता है तो कलर आता है। डी ट्रांजिशन के लिए दो चीजें चाहिए। सबसे पहले कम से कम एक लिगेंड चाहिए, लिगेंड तो यहां जिंदाबाद है, यहां पे लिगेंड तो है। अब दूसरा, सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये सेंट्रल मेटल है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा चलो बेटा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, पहले तो इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, फिर उसके बाद हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलेंगे। बताओ समझ में आ रहा ना? बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 30। ठीक, अब इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको मान लिया x और प्लस, अब ये क्या है बेटा? ये H2 है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और कितने हैं? 4। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना है? 0, यानी ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब क्या हो जाएगा? ये एटॉमिक नंबर इसका कितना है बेटा? 30। 30 में से आप 0 माइनस कर दोगे, मतलब उसका मतलब क्या है? 30 का 30 ही बना रहेगा। चलो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो देखो एक चीज तो पूरी हुई और एक पूरी नहीं हुई,
तो क्या डी ट्रांजिशन होगा? और डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो इस कॉम्प्लेक्स का कोई कलर आएगा? कोई भी कलर नहीं होगा। यानी ये कैसा होगा? ये होगा कलरलेस, या इसी को आप वाइट भी बोल सकते हो। कलरलेस या वाइट एक ही बात है, ठीक है। तो बताओ ऐसे सवाल आप लगा पाओगे बच्चा लोगों? ठीक है, हटा दिया जाए इसको झमाझम। अब आपके सब सवाल लग जाएंगे बेटा। अब हम लोग बेटा आप देखो बेटा, चलो अच्छा एक और सवाल करवाते हैं, अभी मजा नहीं आएगा। The color of light absorbed by aqueous CuSO4 ले लो, और इसका सबको कलर पता है कैसा होता है। अरे इसका नाम ही है ब्लू विट्रियोल, तो कलर भी नीला नीला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी बात समझ में आती है, और इसके हम लोग कलर लिख लेते हैं। जैसे पहले लिख लेते हैं ऑरेंज, दूसरा लिख लेते हैं ग्रीन, ठीक है, तीसरा लिख लेते हैं ब्लू, चौथा लिख लेते हैं वॉयलेट, कलर लिख लेते हैं। कहानी समझ में आ गई? तो देखो बेटा यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है। क्वेश्चन में कहा है द कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय एक्वस CuSO4। कहानी समझ में आ गया? ये जो हमें कलर दिखता है ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, इसने एब्जॉर्ब कोई दूसरी लाइट की होगी। दिखता हमको ब्लू है, अभी आपको समझाया है कि जो VIBGYOR में से पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है और बाकी जितने भी वेवलेंथ होती है उनको रिजेक्ट कर देता है, और उन्हीं रिजेक्ट होने के कारण क्या आता है? क्या आता है बेटा? कलर। तो जो हमें दिखता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, जो एब्जॉर्ब होता है किसी भी कंपाउंड के द्वारा या किसी भी मेटल आयन के द्वारा, वो एब्जॉर्ब कलर होता है, ठीक है, वो हमें नहीं दिखता है। चलो, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनाने के लिए आप एक सर्कल तैयार कर लेना और इसमें आप 3 लाइनें मारना, 1 2 और 3 लाइनें आप मार देना, और VIBGYOR को इसमें सेट कर देना। जब आप VIBGYOR को सेट करना तो I को भूल जाना, यानी I को नहीं इसमें कहीं सेट करना है, ठीक है। तो हमने मान लो अब इन लोगों को इसमें आप लिख दो, अभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री पता चल जाएगा। जैसे हमने लिखा VI भूल जाओ, BGYOR, ठीक है, VIBGYOR, ठीक है। आई भूल जाना, इंडिगो कलर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब देखो ये सामने वाला कॉम्प्लीमेंट्री होता है। फिर से दिखा दें, जो जिसके सामने है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। दूसरे पेन से दिखाते हैं बेटा, ऐसे मौज नहीं आएगी। जैसे वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री है येलो और ब्लू का है ऑरेंज, कॉम्प्लीमेंट्री।
यानी किसी कंपाउंड ने ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो जो हमको वो दिखेगा वो ऑरेंज कलर का दिखेगा। यदि किसी ने ग्रीन कलर एब्जॉर्ब की है तो वो बेटा रेड कलर का हमें दिखेगा। यदि किसी ने वॉयलेट किया तो येलो दिखेगा, यदि ब्लू किया तो ऑरेंज दिखेगा, और यदि ऑरेंज किया तो वो ब्लू दिखेगा, और यदि रेड किया तो ग्रीन दिखेगा, यदि येलो किया तो वायलेट दिखेगा। बताओ बेटा, ये कहानी सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो अब इस चीज को, अब हम लोग इन कलर को देख लेते हैं। तो देखो बेटा, ये कलर हमको दिखता है, ये कलर हमको दिखता है, इसका मतलब क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, यानी एब्जॉर्ब कलर इसी का उल्टा होगा। कैसा दिखता? ब्लू दिखता, तो एब्जॉर्ब कैसा किया होगा? ऑरेंज। तो इसका कौन सा सही है? ऑरेंज। बताओ बेटा, बताओ, बेहतर समझ में आया? तो ये आप एक सर्कल बनाना, सर्कल में 3 लाइनें आप खींच देना कहीं पे भी, और आई को भूल जाना, और आपका मन करे जैसे मन करे, आपको मन करता है ऐसे लिखना, ऐसे लिखो, आपको मन करता है ऐसे लिखना, ऐसे लिखो, आपका मन करता है हम यहाँ शुरू करेंगे तो यहाँ से लिखो, यानी सर्कल में जहाँ से मन करे वहाँ शुरू कर लो। यानी हम यहाँ शुरू कर ले, अच्छा वी आई छोड़ो, बी जी वाई ओ आर, देखो ब्लू का ऑरेंज, ऑरेंज का ब्लू, ग्रीन का रेड, रेड का ग्रीन, येलो का वॉयलेट, वॉयलेट का येलो। अब समझ में आया प्रभु? एब्जॉर्ब जैसा किया होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री इससे देख लेना। अच्छा, कुछ कलर आ जाते हैं जिसमें 2-2 नाम लिख देते हैं, 2-2 नाम वाला भी हम आपको जुगाड़ बताएंगे। रटना कुछ भी नहीं है, खाली जुगाड़ समझो, जुगाड़। ठीक है बेटा? आपके पास बेटा 180 सवाल होते हैं, एक सवाल के लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं होता है। तो यदि आप कंपटीशन में जाके वहां पूरा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो बेटा सेलेक्ट होना भूल जाओ। कंपटीशन की तैयारी बहुत अलग टाइप की होती है। कंपटीशन में कॉन्सेप्ट जैसी कोई चीज नहीं चलती है। पहली बात, कॉन्सेप्ट आप पहले सीख लो और उसके बाद उसका शॉर्टकट आपको सीखना बहुत जरूरी। नहीं बेटा 30 सेकंड में सवाल नहीं लगेगा। जो गुरुदेव एक एक सवाल को एक एक पन्ने में लगवाते हैं, बच्चे का जीवन बर्बाद करते हैं। हमारी बात समझ में थोड़ी सी कम आ रही होगी, लेकिन हकीकत यही है। आपको ये 30 सेकंड के अंदर या 40 सेकंड के अंदर सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो आप कंपटीशन के लायक नहीं हैं। जो यहाँ मान लिया, तान लिया, 15 पुली लगा दी, 10 पुली, ये सब कुछ नहीं आता बेटा। जैसे सवाल हम पढ़ा रहे हैं सेम ऐसे ही ऐसे सब सवाल आते हैं। ठीक है, 1 मिनट का सवाल होता है, एग्जामिनर भी उसी हिसाब से क्वेश्चनों को सेट किया होता है। लेकिन आप जब आप उसको प्रूफ करने लगते हो, बहुत बहुत लंबा थ्योरी याद करने लगते हो, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। चलो आ जाते हैं मुद्दे पे। अब आता है एक लास्ट इसी का टॉपिक है। ठीक है, एक लास्ट इसी का टॉपिक है कि आपको यदि कुछ मेटल आयन दिए गए हों तो उनके कलर आपको याद करने हैं। ठीक है, मेटल आयन यदि आपको दिए जाए तो उनके आपको कलर याद करने हैं। चलो देखो बेटा, इधर हम लिखते हैं मेटल आयन और इसका इधर लिखते हैं कलर। ठीक है, तो बेटा मेटल आयन के अब हम लोग कलर याद कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, 3 दोस्तों की कहानी हम आपको सुनाते हैं। इसका मैंने एक छोटा सा वीडियो पहले भी बनाया है सिर्फ आयंस का, लेकिन सिर्फ उसमें हमने आयंस के कलर ही बताए हैं। आयन का कलर आता किस कारण से, डी ट्रांजिशन कैसे होता, लिगेंड क्या होता, ये सारी कहानी हमने नहीं बता रखी है। तो ये उसका डिटेल्ड लेक्चर है। ठीक है, तो देखो बेटा,
चलो अब हम लोग 3 दोस्तों की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक दोस्त हैं बेटा पप्पू, एक दोस्त का नाम है काकू और एक दोस्त का नाम है बेटा विक्रम वर्मा। तीन दोस्तों की कहानी है। पप्पू सबसे बड़े हैं और ये दोनों लोग छोटे हैं, एज में छोटे हैं। तो यदि कोई बात हो जाती, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, तो ये सीधी सी बात है कि जो बड़ा दोस्त है वही समझाएगा, बुद्धिमान है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, देखो इनको भी किसी से प्यार है, इनको भी किसी से प्यार है। पप्पू खाली सलाहकार है, ठीक है। यानी इनको भी प्यार, इनको भी प्यार, पप्पू सिर्फ सलाहकार, ठीक। अब क्या कहानी है आप समझो। देखो बेटा, विक्रम वर्मा को किसी से प्यार था, जो विक्रम वर्मा को छोड़ के चली गई। काकू को भी किसी से प्यार है, लेकिन वो बहुत रूठती रहती है, अब चली जाए कि तब चली जाए, जाने वाली है, कहने का मतलब ये है। तो विक्रम वर्मा की तो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, या जिससे प्यार करते थे छोड़ के चली गई। तो पप्पू विक्रम वर्मा समझाते हैं, अरे यार मौज मस्ती में रहो, एकदम मस्त झमाझम, ठीक, काहे परेशान हो, है ना। तो विक्रम वर्मा मन को एकदम मस्त रखो, मतलब मन को एकदम गुलाबी रखो। यहाँ गुलाबी का सेंस मस्त से है, यानी अच्छे से है ना। तो पप्पू भाई साहब ने, ये जो सलाहकार पप्पू जी हैं, बड़े अच्छे सलाहकार हैं। ये ना होते तो क्या होता। पप्पू विक्रम वर्मा से क्या कहते हैं कि विक्रम वर्मा मन को रखो गुलाबी, मतलब मन को एकदम मस्त रखो। और पप्पू काकू से क्या कहते हैं, कहते हैं भैया काकू करो विरोध। क्या करो, काकू करो विरोध, नहीं फिर वो गई, समझे। काकू करो विरोध, नहीं फिर वो गई। इसका मतलब क्या है, विरोध का यहाँ सेंस ये है कि इसको भैया रूठी है तो मना लो, कहीं ऐसा ना हो कि चली जाए। तो क्या बोल रहे हैं पप्पू भाई साहब, पप्पू बोल रहे हैं भैया सबको ऐसे सलाहकार मिले। ये कह रहे हैं कि काकू से कि बेटा काकू, क्या बोल रहे हैं, बेटा काकू करो विरोध, नहीं फिर वो गई, ठीक। तो चलो इन्हीं बातों को हम लिख लेते हैं। तो पप्पू जी ने क्या बोला, बेटा काकू करो विरोध, नहीं फिर वो गई, ठीक है। देखो बेटा का मतलब होता है ब्लू, ठीक है। काकू का मतलब है COCU, लेकिन यहां पे आपको सिर्फ ये याद रखना है, यहां पे आपको इनके ऑक्सीडेशन नंबर याद रखने हैं। ये 3+ में होना चाहिए, ये 2+ में होना चाहिए। कॉकू करो क्रोमियम, करो क्रोमियम, ये 2+ का होना चाहिए। विरोध वेनेडियम, ये 4+ ऑक्सीडेशन में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉमा लगा लेंगे, यानी CO+3 Cu+2 Cr+2 और वेनेडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके कलर होते हैं सबके ब्लू, ठीक है। तो इसके लिए इसको येलो या ग्रीन येलो भी बोला गया है। तो हम अकॉर्डिंग टू NCERT चल रहे हैं, बाकी आप फर्जी का ज्ञान मत लगाना, ठीक है। और अब यहां देखो, नहीं फिर वो गई, नहीं का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, Ni 2+, फिर का मतलब Fe 2+,
वो का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, वेनेडियम, और ये 3+। और गई का मतलब, गई का मतलब ग्रीन, गई का मतलब ग्रीन, यानी ये तीनों मेटल आयन कैसा कलर देते हैं, ग्रीन। ठीक है, तो काकू की बात तो खत्म हो गई। अब विक्रम वर्मा की आप बात सुन लो, विक्रम वर्मा की बात सुन लो। तो विक्रम वर्मा से पप्पू भाई साहब ने क्या कहा, कहा विक्रम वर्मा मन को रखो गुलाबी। गुलाबी का मतलब हमेशा होता है अच्छे भाव से, यानी मस्त रहो यार। ठीक है, ये कहने का सेंस है। ठीक है, तो विक्रम का मतलब क्या है, विक्रमा। ठीक है, यानी वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज, ये 2+ में होना चाहिए, ये 3+ में होना चाहिए, ये भी 3+ में होना चाहिए। ठीक है, वर्मा का मतलब होता है वर्मा, वर्मा की स्पेलिंग वी से शुरू होता है ना, तो यानी ये कैसा कलर देंगे, वायलेट। कैसा कलर देंगे, यानी ये तीनों कैसा कलर देंगे, वायलेट। प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में यदि आपको कहीं पे दिखे तो आप बताना वो वायलेट है। तो बेटा पप्पू भाई साहब ने क्या कहा, इस बात को समझना बेटा। पप्पू भाई साहब ने कहा कि विक्रम वर्मा मन को रखो गुलाबी। मन का मतलब बेटा Mn2+, को मतलब कोबाल्ट 2+, रखो सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए है, गुलाबी मतलब पिंक। कहानी समझ में आ गया। तो देखो यहां पे थोड़ा सा समझना है बेटा, कोबाल्ट जब एक्वस कंडीशन में होगा तो ये पिंक होगा, यदि ये अदर किसी कंडीशन में हो, सॉलिड हो या एनहाइड्रस हो या किसी कॉम्प्लेक्स में हो, उस टाइम पे ये ब्लू होगा। कैसा होगा, ब्लू होगा। जैसे आप बोरेक्स बीट टेस्ट में जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके जितने भी कंपाउंड होंगे वो नीले होंगे, ब्लू होंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा ज्ञान न लगाना, ठीक है, बता दिया है। लास्ट में पप्पू भाई साहब ये कहते हैं कि विक्रम वर्मा तुमको तो छोड़ के वो चली ही गई है ना। तो बोलते हैं लास्ट में कि हमारे पास यार एक पुरानी टाई पड़ी है, उसी को लगाओ और अब घूमो। ठीक है, फिर ये लो पुरानी, फिर ये लो टाई पुरानी, टाई पुरानी। टाई मतलब गलकंठिका अरे यार, ठीक है, पुरानी। एक टाइम के पास पड़ी थी, तो बहुत दिन से लगा वगा नहीं घूमे थे, तो कहा भैया कि तुमको छोड़ के अब चली ही गई है, तो हमारे पास एक पुरानी टाई पड़ी है, उसको लगा के घूमो। फिर का मतलब हो जाएगा Fe3+, येलो, 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 यानी Fe+3 कैसा कलर देगा, येलो। टाई Ti3+ में होगा तो ये कैसा देगा, पर्पल। यहां पे एक बात और आपको याद रखनी है, Fe+3 FeCl3 के रूप में ही बेटा कैसा होगा, येलो होगा, है ना। रेस्ट मतलब बचे हुए सब रेस्ट कंपाउंड, ये जैसे मान लो FeBr3 है तो Br निकाल दिया तो Fe+ का 3 आ गया, तो रेस्ट Fe3+ ब्राउन होगा। कैसा होगा, ब्राउन होगा। जैसे मान लो FeBr3 है तो Br आपने निकाला तब भी तो Fe का 3+ ही चार्ज आया, बट उसका कलर अब येलो ना होके ब्राउन होगा। तो हमें लगता है कि अब आपको कलर से रिलेटेड सारी बातें याद हो गई। एक और बात, यदि इसमें इतने में आपको कलर देखने को मिल रहा है तो इनका कारण है इनके पास क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना।
जब किसी कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कलर्ड होता है और वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो आपसे बार बार एक सवाल पूछता है कि कुछ ऐसे आयन बताओ, एक सवाल देगा आपसे, हमेशा वही पूछता है, बार बार वही पूछेगा आपसे। तो मैं उनको आपको एक जगह लिखा दे रहा हूं। नोट करके आप लिख लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और चार्ज देखने के स्टाइल देखो, +1, ठीक है। Cu के ऊपर यदि 1 प्लस का चार्ज होगा, Zn के पास 2 होगा, स्कैंडियम के पास 3 होगा, टाइटेनियम के पास +4 होगा, तो वेनेडियम के पास +5 होगा। तो ये सारे लोग कैसे होंगे? सारे लोग, ये लोग होंगे कलरलेस, और कलरलेस होंगे तो कैसे होंगे? डाया मैग्नेटिक। इनमें से किसी में भी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि इनका d ऑर्बिटल और इनका d ऑर्बिटल है ना, d ऑर्बिटल्स, ठीक है, इसके क्या हैं? कंप्लीटली फिल्ड। और इसके क्या हैं? वैकेंट। ठीक है, देखो d ऑर्बिटल कंप्लीटली, जितने d ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली क्या हैं? फिल हैं, तब भी उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और सारे खाली हैं, इसका मतलब भी है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो d से d में ट्रांजिशन होगा ही नहीं। कहानी समझ में आ गया? तो ये 5 ऐसे मेंबर होते हैं जो आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद करने का आप तरीका याद कर लेना, CuZn, इसको आप याद कर लेना कुंजन, कुंजन और शक्ति। ये क्या है? शक्ति। ठीक है, कुंजन, शक्ति, और Vi से कुंजन, शक्ति, और V से आप विक्रम याद रखना, या आपको जो सही लगे वो याद रखना। अब हमारे उस विक्रम से ना याद रखना, तो इसको याद रखना, कुंजन, शक्ति, ठीक है, से विनीता याद रखो। कुंजन, शक्ति, विनीता, ठीक है, कुंजन, शक्ति, विनीता, है ना। तो याद रख गया, कुंजन, कुंजन, शक्ति, विनीता। कुंजन, शक्ति, विनीता कलरलेस और डायामैग्नेटिक होते हैं। कुंजन, CuZn, कुंजन, शक्ति, विनीता, ठीक है। जब ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तभी वो कलरलेस और डायामैग्नेटिक होगा। तो ये सारा चैप्टर एक साइड, कलर वाला और ये नोट वाला पॉइंट एक साइड, इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका कलर्ड कंपाउंड वाली बात खत्म होती है। अब अगली हेडिंग पड़ेगी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अगली बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी अब है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये हमें लग रहा 8वीं फिजिकल प्रॉपर्टी होगी।
फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहां पे अब हम लोग कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है K4FeCN होल 6। जब ये टूटा तो ये टूटा 4K प्लस प्लस FeCN होल 6 और इसके ऊपर आ गया 4 माइनस का चार्ज। ठीक है, हमें लगता है ये आपको सबको समझ में आता होगा। देखो ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर होता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। तो आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच से ही कोई भी कॉम्प्लेक्स ब्रेक करता है, टूटता है। ठीक है, कहानी समझ में आ गया। एक अगला लिख लो, CuNH3 होल 4 SO4। इसको तोड़ो तो देखो ये अब आयनाइजेशन स्फीयर इधर हो गया तो यहां से टूट जाएगा, ये टूटेगा CuNH3 होल 4 और प्लस SO4 माइनस यानी 2 माइनस। देखो जब इस पर 2 माइनस है तो इसके ऊपर कितना, उतना ही चार्ज प्लस में हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उनको बोलते हैं जिनको तोड़ने के बाद कोई एक कॉम्प्लेक्स के रूप में हो, चाहे वो केटायन हो चाहे वो एनायन हो। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपका ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है और ये आपका केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। यानी जब भी आपका कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो दोनों में से एक कोई कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी एक बात आती है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किन बातों के कारण होता है। ठीक है, तो सबसे एक बात, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है नंबर एक बात ड्यू टू स्मॉल साइज, छोटे साइज होने के कारण। दूसरा होता है हाई चार्ज बाई साइज रेशियो। ठीक है, इसी को आयनिक साइज भी बोलेंगे। तीसरा हाई न्यूक्लियर चार्ज। और लास्ट में चौथा लिख लेंगे, है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, इतनी बातें अब याद रखना। ठीक है, जब भी आपसे सवाल पूछेगा तो बस इन्हीं चार में से एक आपका जवाब होगा, इन्हीं चार में से आपका एक जवाब होगा। ठीक है, आयनिक साइज की बात करें तो यानी वो चार्ज बाई साइज के रेशियो की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं था, ये आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद अगली बात आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देखो यहां पे एक कहानी समझिएगा, जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं सबसे पहली बात है कि वो नॉन स्टिगियोमेट्रिक होंगे। नॉन स्टिगियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे देखो बेटा, जैसे C और O ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है बेटा, सॉरी बेटा, जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, वैसे ही, अच्छा कहने का मतलब क्या है, आप ऐसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। ऐसे
जैसे ये मान लो ये एक जिंक है और ये ऑक्सीजन है, ये 2+ में है, ये 2- में है। तो इसने इसके साथ रिएक्शन किया तो इनके ऑक्सीडेशन जो नंबर हैं इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यानी Zn का से ये 2 मल्टीप्लाई हुआ और ऑक्सीजन से ये 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 2 2 हट गए, तो इसका मतलब क्या है, ZnO बन गया। तो ये स्टिकियोमेट्रिक है, यानी जिसमें चार्ज के हिसाब से मल्टीप्लाई हो स्टिकियोमेट्रिक होते हैं, और यदि ऐसा कुछ ना हो, ठीक है, तो नॉन स्टिकियोमेट्रिक होते हैं। ठीक है, तो अब चलो, तो एक बात तो समझ में आ गई क्या, जैसे अब देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं। जैसे आपने देखो बेटा, हम ज्यादा डिजाइनर ना बना पाएंगे। जैसे मान लो ये आपके ये बड़े वाले ये मेटल हैं ट्रांजिशन मेटल। अब ट्रांजिशन मेटल को आपने क्या किया, इसको आपने मेल्ट किया। क्या किया, मेल्ट किया। अच्छा एक बात बताओ, हर एक मेटल का, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक क्रिस्टल लैटिस होता है ना। जैसे HCP, CCP, हर एक एटम का हर एक एटम का या हर एक मेटल का, मेटल क्या होता है, कहानी समझ में आ गया, उसका एक पर्टिकुलर कोई एक क्रिस्टल लैटिस होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक कमरा है और आपके पास कोई ऐसी चीज है, जैसे मान लो गोल गोल से ईंटें हैं, ऐसा समझो, उनको लगा दिया तो उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बच जाएगी ना। अब क्या करोगे, मान लो इन सारी चीजों को आप पिघला दो तो उसके बीच में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें और भर जाएंगी। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है कि जैसे ये जो आपके बीच में ये स्पेस बच रहा है, यही होती है इंटरस्टिशियल साइट्स। क्या होती हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये सारे मेटल हैं, ये एक मेटल है, इनको आपने मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद आपने क्या किया, बहुत स्मॉल साइज के एटम, है ना, स्मॉल साइज एटम, ठीक है, स्मॉल एटम, जैसे आप मान लो कार्बन मान लो, हाइड्रोजन मान लो, नाइट्रोजन मान लो। ठीक है, क्या मान लो, कार्बन मान लो, हाइड्रोजन मान लो, नाइट्रोजन मान लो। जब आपने इसको मेल्ट किया तो ये लोग आके यहां बैठ गए। ठीक है, ये लोग आके यहां पे बैठ गए। तो अब ये आपको इसका लैटिस अब बिल्कुल आपको चेंज लगेगी, पहली जैसी लैटिस नहीं रह जाएगी। तो जब अब लैटिस बनके अब तैयार हुई, पहले इनको मेल्ट किया, उसके बाद ये स्मॉल एटम इनके बीच में जाके फंस गए, अब इनका लैटिस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं को बोलेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कहानी समझ में आ गया। अब ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या बनेगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होगा, ठीक है बेटा, ये नॉन स्टिकियोमेट्रिक होगा। क्या होगा, नॉन स्टिकियोमेट्रिक होगा। ठीक है, और ये जो बना हुआ कंपाउंड है, ना ये नर है ना ये मादा। कहने का मतलब, ना तो इसके पास आयनिक कैरेक्टर होगा और ना तो इसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, नाइदर कोवैलेंट या नाइदर आयनिक नार कोवैलेंट, ना तो ये आयनिक होगा ना तो ये कोवैलेंट होगा। कहानी समझ में आ गई। जैसे बहुत सारे आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हम आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप लिख लो बेटा, जैसे आप लिख लो TiC Mn4C
ये बेटा आपके एनसीईआरटी के ही सब हैं, ठीक है। TIC MN4N, ठीक है, और Fe3H VH और 0.56। देखो ये अजीब अजीब सा रेशियो आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो ये सब है ना, ऐसे ही। इसका मतलब क्या है, देखो यहां ऐसा नहीं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ऐसा नहीं है यहां पे। कहानी समझ में आ रही? अब आप बताओ, अब इसको यदि इसकी बात आप कर लो तो क्या हाइड्रोजन के पास 3 चार्ज रहा होगा जो इसके पास मल्टीप्लाई हुआ, और आयरन के पास 1 चार्ज रहा होगा जो हाइड्रोजन के पास मल्टीप्लाई हुआ? ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो जो ऐसे कंपाउंड होते हैं वो होते हैं नॉन स्टिकियोमेट्रिक। कहानी समझ में आ गया? लेकिन एक खास बात हो गई, एक खास बात हो गई बेटा, कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जब तक ये एक ट्रांजिशन मेटल अलग था तब इसकी प्रॉपर्टी कुछ और थी। जब ये ट्रांजिशन मेटल क्या हुआ, ट्रांजिशन मेटल क्या हुआ कि आ गया किसी स्मॉल एटम के साथ, जिसने क्या किया, इंटरस्टिशियल साइड को फिल कर दिया, तो अब इसका कुछ आकार प्रकार बदल गया, यानी ये अब ये कंपाउंड दूसरी तरीके का हो गया। तो प्रॉपर्टी ऑफ, तो अब इसकी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, या प्रॉपर्टीज लिख लो। इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, यहां पे इधर लिख दे रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, किससे, जब ये प्योर मेटल था तब इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और था, अब जब ये इसके साथ मिल गया है तो अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बेटा वो वेरी हाई होगा। नंबर 1 मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 ये वेरी हार्ड हो जाएंगे, बहुत कठोर हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी बात, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, ठीक। और लास्ट पॉइंट लिख लो बेटा, लास्ट पॉइंट, दे आर केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई केमिकल डालोगे या ये किसी केमिकल से रिएक्शन नहीं करेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं पूरी कहानी को, ठीक है। देखो स्टिकियोमेट्रिक वो कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कंपाउंड तैयार हो जाए, वो स्टिकियोमेट्रिक होते हैं। यदि वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से उनका रेशियो ना आ रहा हो या क्रॉस मल्टीप्लाई से वो कंपाउंड ना बना हो तो नॉन स्टिकियोमेट्रिक होंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसमें क्या करते हैं सबसे पहले हम ट्रांजिशन मेटल लेते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल का पहले कुछ अपना क्रिस्टल होगा, उसके बाद हमने क्या किया, इनको सबको सटा के एक साथ रखा और पिघला दिया। पिघलाने के बाद क्या हुआ, जब सटा के जब सबको एक साथ चिपका के रखे तो उनके बीच में कुछ गैप बच गए। अब इस गैप में क्या हुआ कि स्मॉल एटम लाइक आपका हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनको हमने पिघलाया, और तो पिघलाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे छोटे छोटे वाले एटम जाके घुस गए, ठीक है। तो ये जगह ये क्या कर लिया, ये पूरी जगह फिल कर ली। तो अब इस टाइम पे जो अब जो इनका पहले वाली जैसी लैटिस थी, मान लो SCP थी या CCP थी, अब जाके उनकी लैटिस अब चेंज हो जाएगी। तो अब ये मेटल प्लस ये स्मॉल वाला मेटल मिल के अब जो एक कंपाउंड तैयार करेंगे उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अच्छा ये ठीक है, ये तो ना तो आयनिक होंगे नॉर कोवैलेंट, ठीक है, ना तो ये आयनिक होंगे ना ये कोवैलेंट होंगे, ठीक है।
अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इनकी प्रॉपर्टी ये होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है अपने प्योर फॉर्म से, प्योर मेटल से इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है, ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, दे रिटेन कंडक्टिविटी रिटेन रखते हैं, और दे आर केमिकली इनर्ट। ये क्या करते हैं? ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है, तो बच्चों जितने भी हमारे लेक्चर हैं, इन सबको पाने के लिए और बेहतर अपनी तैयारी आप ये चाहते हैं करना, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक होगा, आप वहाँ से जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ आपको बहुत सारी सुविधाएं और मिलेंगी, और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, आप सब समझ ही रहे हो, और ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई पार्ट ना समझ में आया हो या आपको कुछ और बात लिखनी हो तो कमेंट में आप ये लिख सकते हो कि सर हमको ये वाला टॉपिक करा दिया जाए, या जो भी जैसी भी बात हो आप बता सकते हैं, या हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी परेशानी के लिए हमारे मोबाइल नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, 9335181874। ठीक है, ये मेरा नंबर है बेटा, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। आप इसी तरीके की जानकारी इस पे आप ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करें, और अभी नया चैनल शुरू हुआ है तो इसको बड़े चैनल में कन्वर्ट करें। ठीक है, थैंक यू बेटा।